ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये वाली है, कौन सी, इनक्यूरिंग डिजीज़। तो ये इसकी बात कर लेते हैं। तो इनक्यूरिंग डिजीज़ में क्या होता है, कहता है कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बनाई इस तरह से होती हैं कि वो सीधा जर्म्स जो होंगी जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो उनके ऊपर ही एड्जॉर्ब हो जाती हैं, और पर एड्जॉर्ब तो हो जाती हैं उनके ऊपर जाकर, पर उनको किल कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं उनको। तो वो ड्रग्स का मतलब जो केमिकल है वो बनाया इस तरह से होता है कि वो सीधा उस जर्म्स के ऊपर जाकर ही एड्जॉर्ब होगा और फिर उसको ख़त्म भी कर देगा। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब कई जो ड्रग्स वगैरह जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं जर्म्स को किल करने के लिए, उनमें भी एड्जॉर्प्शन फिनोमेना जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पर ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है ना बेटा, ये मेटलर्जी वाला जो जनरल प्रिंसिपल वाला चैप्टर था ना, जो फर्स्ट चैप्टर जो लॉकडाउन शुरू होने के बाद भेजे थे आपको, तो उसमें है। तो मैं जब उसको रिवाइज़ करवाऊंगा ना तो मैं ये याद भी दिला दूंगा, तो वहाँ पे भी मैं समझा दूंगा कि एड्जॉर्प्शन कौन सा फिनोमेना वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको वहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा अच्छे से। और नेक्स्ट आता है बेटा एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर ये अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था ये वही है बेटा, ये वाली बात जो मैंने समझाई थी ना मैग्नेसन रिएजेंट वाली, ये वही है कि पीपीटी आई ना MgOH2 की, और कहता उसने मैग्नेसन रिएजेंट की प्रेजेंस में रखा तो ब्लू कलर आया। ब्लू कलर क्यों आया? क्योंकि उसने मैग्नेसन को एड्जॉर्ब कर लिया, सिंपल बात है। तो वो ये एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर का ही टॉपिक हो गया। मतलब पीपीटी जो है, पीपीटी क्या करेगी, किसी चीज़ को, किसी डाई को एड्जॉर्ब कर लेगी, और डाई एड्जॉर्ब की हुई है तो वो अपना कलर भी दिखाएगी। कलर दिखाएगी तो हमें पता चल जाएगा अच्छा अच्छा ये पीपीटी ये है। तो वही चीज़ वो कह रहा है, जो मैग्नेसन वाली बात है ना वो भी वही है कि MgOH2 ने OH ने मैग्नेसन को एड्जॉर्ब कर लिया। मैग्नेसन का कलर ब्लू होता है तो हमें पता लग गया अच्छा ब्लू कलर आ गया, तो ये तो MgOH ने एड्जॉर्ब किया इसको और ये पीपीटी है। तो बस वो है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। इसका मतलब अपने आप को इंडिकेट कर रहा है एड्जॉर्ब करके, ये चीज़ मतलब हुआ इसका। तो देखो जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल है, एक सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स, कुछ प्रेसिपिटेट्स, जैसे पीछे MgOH की बात हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सच एज सिल्वर हैलाइड्स, यानी AgCl, AgBr, AgI, उनकी बात कर रहा है। कहता हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्जॉर्बिंग सम डाइज, कुछ डाइज को ये एड्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे ईओसिन हो गया, फ्लोरोसिन हो गया, इन डाइज को ये क्या करती हैं? एड्जॉर्ब करती हैं। एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ करेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट, और फिर कलर दिखा देंगे। सिंपल है, पीपीटी ने डाई को एड्जॉर्ब किया और एक पर्टिकुलर कलर दिखा दिया, तो इसी को हमने एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर कहना है ये। और नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। वैसे ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस वाला पॉइंट भी उसमें जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है जिसमें मैंने फ्रोथ फ्लोटेशन जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन वाला बेटा, तो उसमें आएगा ये भी। पर चलो मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि एड्जॉर्प्शन आता है आपको। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एड्जॉर्प्शन पर ही बेस्ड होता है बेटा। इसमें क्या है, जैसे मान लो आपके पास 3 सब्सटेंसेज हो गए, उन 3 को आपने सेपरेट करना है एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर। तो आप क्या करो, कहता एक ना ऐसे फिल्टर पेपर ले लो कहता, और उस फिल्टर पेपर को वर्टिकली रख दो। वर्टिकली समझ रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ रख दो। और उसमें क्या करो आप, या इसको छोड़ो मैं ट्यूब से समझाता हूँ। ब्यूरेट देखी हुई है ना आपने, जिससे टाइट्रेशन करते हैं केमिस्ट्री लैब में, इस तरह की नहीं होती ब्यूरेट? नहीं याद आ रही तो ऐसे समझ लो, ये इस तरह की एक पाइप ले ली, और इस पाइप में क्या किया, जो अंदर की सरफेस है, ये अंदर वाली सरफेस, इस पर ना एड्जॉर्बेंट लगा दिया। फिर हमने क्या किया, मान लो मेरे पास इधर ना ये मिक्सचर है, इसमें 3 पार्टिकल्स हैं जैसे इसमें। फिर मैंने इस मिक्सचर को यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब इधर डाल दिया इसको। तो इसमें 3 पार्टिकल हैं, 1 2 3। तो ये तीनों पार्टिकल अपनी अपनी एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग इधर टेस्ट ट्यूब के ब्यूरेट के अंदर ये जो एड्जॉर्बेंट लगा हुआ है इसमें चिपक जाएंगे। जैसे मान लो 1 जो है, 1 की एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी जो है वो सबसे कम है। ध्यान से सुनना, एड्जॉर्प्शन यानी चिपकने की एबिलिटी सबसे कम है। तो 1 जो है ना वो सबसे नीचे मिल जाएगा, 1 इधर जैसे पहुंचेगा, 1 इस रेंज में। 2 की मान लो उससे ज़्यादा थी, तो 2 जो है ज़्यादा चिपकेगा तो वो इससे पीछे रह जाएगा। अगर 3 की एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो 3 सबसे ऊपर मिलेगा। तो ये अलग अलग हो गए। फिर क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस लेकर आते हैं जिसको एल्यूएंट भी कहते हैं। ये उधर पढ़ोगे आप सर, जो जनरल प्रिंसिपल वाला चैप्टर है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बेसिक से समझ लो। तो एक नया सॉल्वेंट लेकर आते हैं, ऐसे भी कह लो, जिससे फिर इनको, क्योंकि ये चिपके हुए हैं ना, तो अब इनको अलग अलग भी करना है। तो जो प्रेशर से, ये कई बार गैस भी होती है कि प्रेशर से गैस लगाई या कोई लिक्विड प्रेशर से गिराया, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे 1 बाहर आ जाएगा,
1 अलग हो गया, फिर दूसरे नंबर पे 2 बाहर आ जाएगा और इसी तरह से बेटा लास्ट में कौन 3 बाहर आ जाएगा। तो ये क्रोमेटोग्राफी होती है। बाकी इसके बारे में नोट्स में वो उसमें मिल भी जाएगा आपको। तो ये है बेटा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये एक डायग्राम है। ये डायग्राम किसकी है? तो ये डायग्राम हो सकता है बनाने को आ जाए कि एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो कैटलिस्ट होता है ना, ये कैटलिस्ट की बात हो रही है। कैटलिस्ट होमोजीनियस हेट्रोजीनियस नहीं पढ़ा था, उसकी डायग्राम है बेटा ये। तो नोट्स में नहीं थी, मैं ये बुक में है, तो बुक में कई बार पूछ भी लेते हैं बेटा, तो इसलिए भाई ये बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये डायग्राम देखनी है, आसान सी है, कुछ नहीं है इसमें। कहता क्या है, ये आगे देखो, कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसेस। ये कैटलिस्ट सरफेस ले ली इसने, हैविंग फ्री वैलेंसेस। फ्री वैलेंसेस मतलब बॉन्ड्स, ये जो डंडियाँ छोड़ी हुई हैं ना इसने, ये हैं फ्री वैलेंसेस। फ्री वैलेंसेस मतलब यहाँ पे किसी के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, तो ये है। इसके बाद इसकी रिएक्शन कर दी इसने, किससे रिएक्शन कर रहा है? देखो रिएक्टेंट कौन ले लिए इसने? रिएक्टेंट ले लिए ए और बी ले लिए इसने। ये देखो ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए। फिर इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इसने क्या किया? ये देखो ये लिखा है एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी इन रिएक्टेंट्स को एड्जॉर्ब किया। और ये देखो एड्जॉर्ब करके ये ए और बी को, पहले इधर खाली था, ये जगह खाली थी देखो, अब ए और बी इधर जोड़ लिए इसने। तो ये चीज़ हो गई बेटा। और एड्जॉर्प्शन हो गई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। इसके बाद क्या हुआ? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तो देखो ये ए और ये बी जो हैं ये सिर्फ कैटलिस्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या होगा? कैटलिस्ट की सरफेस पे वो रिएक्टेंट्स आपस में, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इंटरमीडिएट बनता है। ये नोट्स में भी कहा था हमने। तो ये इंटरमीडिएट बन गया, जिसमें क्या हुआ? ए और बी कैटलिस्ट तो जुड़े ही रहे, लेकिन आपस में भी उन्होंने एक बॉन्ड बना दी इस तरह से। तो बॉन्ड बन गई और ये फाइनली क्या होगा? डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जब वो इंटरमीडिएट बन जाता है तो फिर प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, कैटलिस्ट अलग हो जाता है। तो ये ए बी, पहले तो ये देखो अलग अलग थे शुरू में रिएक्टेंट्स में, अब वो प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट मतलब आपस में बॉन्ड बनाकर बाहर आ गए। और कैटलिस्ट जैसा शुरू में था, ये देखो ये शुरू का जैसा कैटलिस्ट था वैसे ही वापस मिल गया। तो अगर इसको बोला जाता है कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में इंटरमीडिएट कैसे बनता है, तो वो डायग्रामेटिकली दिखाओ, तो आपने ये डायग्राम से दिखाना है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल हैं यहाँ पे हमारे पास, और ये याद रखने हैं बेटा। इसमें से कुछ तो नोट्स में हैं पर कुछ नहीं है, तो वो याद रखने, कई बार पूछ लेता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये 7 आपने पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं इन चीज़ों को। अच्छा, पहला है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में कौन सा एंजाइम लगता है? इन्वर्टेज एंजाइम लगता है। और ये केन शुगर को किस में बदलता है बेटा? ग्लूकोस और फ्रक्टोज में। मेन बातें ये याद रखनी है कि किस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम लगा और उस प्रोसेस में किसको किस में बदला गया है। तो इन्वर्टेज एंजाइम है, ये केन शुगर को बदल देगा किस में? ग्लूकोस और फ्रक्टोज में। ये आ गई मेन बात। फिर आ गया बेटा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोस इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन बदलता है? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये रिएक्शंस भी आपने लिखनी है, ये दोनों लिखी हुई हैं, पहला और दूसरा पढ़ा हुआ है आपने नोट्स में। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? कहते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। अब ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ चुके हो वैसे आप, स्टार्च वगैरह के बारे में, ये कार्बोपोलीसैकेराइड होते थे। तो कहते हैं कन्वर्जन करना है स्टार्च का किस में? माल्टोज में। तो कौन सा? डाइस्टेज। ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, याद रखना है कौन सा? डाइस्टेज। तो डाइस्टेज वर्ड याद रखना कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा? डाइस्टेज। और डाइस्टेज एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। और ये रिएक्शन आ गई, 2 टाइम्स ले लो C6H10O5N, ये स्टार्च का एग्जांपल हो गया। और ये माल्टोज में बदल जाएगा, कितना बन गया? NC12H22O11। तो इस तरह से, तो माल्टोज स्टार्च से बना और किस एंजाइम ने बनाया? डाइस्टेज ने। फाइनली आ जाओ कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो ये भी माल्टोज से ही है, तो ये याद रखना है बेटा। माल्टोज को ग्लूकोज बनाना है तो माल्टेज लगेगा। सिंपल हो गया। देखो स्टार्च से, यहाँ से याद करना, स्टार्च से माल्टोज बनाया तो डाइस्टेज चाहिए, और फिर माल्टोज को ग्लूकोज बनाने के लिए माल्टेज चाहिए। तो माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो ये आ गया जैसे C12H22O11
और माल्टेज एंजाइम ने इसको ग्लूकोज बना दिया। ये है। और नेक्स्ट आ गया बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है यूरेज। सिंपल है, यूरिया को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या हो गया? यूरेज। तो ये हो गया बेटा द एंजाइम यूरेज कैटालाइज द डिकम्पोजिशन। ये यूरिया होता है, वाटर यूरेज, तो इसको तोड़ देगा यूरिया को, अमोनिया अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। अच्छा, 6 पॉइंट में क्या लिखा है देखो, इसको पढ़ना है बेटा आपने। इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड्स में। व्हाइल इन इंटेस्टाइन द पेनक्रेटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। ये याद रखना पड़ेगा बेटा। स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को बदलता है पेप्टाइड्स में, और दूसरा इंटेस्टाइन में कौन बताया? पेनक्रिएटिक ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल देता है। ये चीज़ ना बेटा पढ़ते रहना होता है, रीड करना होता है, इसीलिए मैं NCERT बुक से बता रहा हूँ। NCERT बुक में आपने इनको अंडरलाइन करके रखना है। तरीका ये होता है, जब भी नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद आप NCERT बुक खोल लो और जो जो मैं NCERT बुक में करवाऊँ उनको पढ़ते चलो। और ये मैं आगे करवाऊँगा बेटा, अब जब रिविज़न स्टार्ट करूँगा तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें बुक से बताऊँगा। और कई बेटा बुक पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सारी चीज़ें नोट्स में कवर नहीं होती, कुछ चीज़ें बुक्स में रहती हैं। तो वो बुक्स में जो चीज़ें हैं उनको भी बाहर निकालना है, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, छूटने की कोई नौबत ही ना हो। ये चीज़ है बेटा। अच्छा, फिर एक लास्ट आ गया कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो मिल्क इनटू कर्ड में ये आपने पहले भी पढ़ा है, लैक्टोबैसिलस करके भी कहते थे आप, तो वही चीज़ है। इट इज़ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्रोट अबाउट बाय लैक्टोबैसिली एंजाइम प्रेजेंट इन कर्ड। तो मिल्क को कर्ड में कौन चेंज करता है? लैक्टोबैसिली एंजाइम आ गया। अच्छा, नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आ गए बेटा, आप देखो, तो इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड by reacting methane with steam in presence of NiO as catalyst, the process known as steam reforming. Why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained by Haber's process? तो इस प्रोसेस में हेबर्स प्रोसेस में कहता है CO को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में बता चुका हूँ कि CO जो है ये हेबर्स प्रोसेस में किसका काम करती है? पॉइजन का काम करती है। कौन? CO। यहीं पे होगा, ये देखो ये आ गया प्रोमोटर एंड पॉइजन। तो ये आ गया देखो, प्रोमोटर आ गया, पॉइजन ये लिखा है, ये देखो CO एक्ट एज पॉइजन एज इट सेल्फ गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस। तो ये आपके नोट्स में मिल जाएगा। आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो में अपनी बुक में ये मेंशन करते चलना। नोट्स में, ये नोट्स के फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये नोट्स में प्रोमोटर एंड पॉइजन की जो हेडिंग है वहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर। तो यही लिखना है जो मैंने सर्कल बना दिया। तो ये चीज़ है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is the ester hydrolysis slow in beginning and become faster after some time? एस्टर की हाइड्रोलिसिस जो होती है, कहता है ये शुरू में तो स्लो होती है और बाद में फास्ट हो जाती है। तो इसका आंसर भी हम नोट्स में कर चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नोट्स में आ जाएगा आपके पास। एक सेकंड बेटा, यहीं था। कैटालिसिस होमोजेनियस, एक सेकंड बेटा, प्रोमोटर्स, ये रहा बेटा। तो इसमें क्या था, ये रहा, एक सेकंड, होमोजीनियस कैटालिसिस कहाँ गया? होमोजीनियस कैटालिसिस, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये अच्छा ये तो था होमोजीनियस। हाँ, तो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल होता है, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, यहाँ पे ये रहा। जो एस्टर की बात कर रहा है, कहता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस शुरू में स्लो होती है।
तो ये रिएक्शन थी और ये मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेन करी है बेटा। ये एस्टर है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्ट करो तो ये एक तो बनता है CH3COOH और एक बनता है CH3OH। ये अपने नोट्स में और इवन वीडियो देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ भी समझाया है। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, कैटलिस्ट कौन लिया, एसिड कैटलिस्ट लिया, लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे। और एसिड कैटलिस्ट लिया और साथ में एक और बात देखो, ये जो प्रोडक्ट बना है ना CH3COOH, ये भी एसिड है, नीचे भी लिखा हुआ है बेटा इसके, ये भी एसिड है। तो रिएक्शन शुरू में स्लो होगी, ठीक है, स्लो है, लेकिन एक बार कहता प्रोडक्ट बन गया तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट भी एसिड है, तो ये प्रोडक्ट खुद काम करने लग पड़ेगा, किसका, कैटलिस्ट का, क्योंकि इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन है, एसिड। तो प्रोडक्ट एसिड बना तो प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट का काम करना लग पड़ेगा, और जब कैटलिस्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये रिएक्शन शुरू में स्लो थी, लेकिन एक बार जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट ने कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दिया, तो उसने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, सिंपल है। और इसी को ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। ये देखिए, इन दिस रिएक्शन एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट and one of the product that is CH3COOH यानी acetic acid also start acting like a catalyst as it is also acid, hence reaction is slow in beginning but become faster after the formation of CH3COOH। तो शुरू में तो स्लो हो गई, लेकिन एक बार जब CH3COH जो खुद कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देगा तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। और नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट। डिसॉर्प्शन क्या होता है, पहले तो वो याद रहना चाहिए आपको। डिसॉर्प्शन होता है रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट, यानी जो चिपका हुआ है उसको हटाना, उसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो ये डिसॉर्प्शन का रोल भी नोट्स में समझाया था बेटा कि डिसॉर्प्शन से होता क्या है, कैटलिस्ट की जगह खाली हो जाती है, और कैटलिस्ट की जगह खाली हो जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई पीछे जो रिएक्टेंट्स बच गए हैं अब वो भी उनकी रिएक्शन करवाई जा पाएगी, यानी उनको भी प्रोडक्ट्स में बदला जा पाएगा। ये देखो ये मिल गया बेटा, ये तो ये आपको आंसर मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी में मिल जाएगा, ये रहा। तो ये नोट कर लेना, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट सरफेस देयर बाय मेकिंग न्यू सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। ये चीज़ है, मतलब डिसॉर्प्शन का रोल क्या हुआ कहता, डिसॉर्प्शन का फ़ायदा ये है कहता, इस पॉइंट को देखना है आपने, ये नोट कर लेना, हेडिंग भी नोट कर लो अपने क्वेश्चन के साथ ही, तो वहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। और ये आपने एनसीईआरटी की जो करवाता है ना क्वेश्चन आंसर, उस नोटबुक में नोट कर लेने हैं ये। तो इसमें क्या होता है, एड्सॉर्प्शन जो है रिएक्शन प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये डिसॉर्प्शन जो है, सॉरी, डिसॉर्प्शन इसलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि कैटलिस्ट की जगह खाली हो जाए, ताकि और ज़्यादा रिएक्शन, यानी जो पीछे रिएक्टेंट्स बच गए हैं उनकी भी रिएक्शंस करवाई जा सकें, ये चीज़ है बेटा। और नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट आ गई फिर से एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशंस में सबसे पहले आ गया ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो कलर आ गया ना बेटा, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इसलिए होता है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो जिसकी स्कैटर लाइट की जो वेवलेंथ होती है वही हमें दिखाई देती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे पढ़े लिखी हुई, देखो इसको पढ़ना भी है आपने बेटा। Dust particles along with water suspended in air scatter blue light which reaches our eyes and sky looks blue to us। यानी ये पहले ये बात याद रखना है, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारी एयर में प्रेजेंट है ये क्या हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। और कोलोइडल पार्टिकल्स से अगर लाइट पास करो तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं ना, टिंडल इफेक्ट जिसको कहा था। तो इसीलिए वो वो जो लाइट स्कैटर हो जाती है उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें कलर दिखता है। तो ये आपने नोट कर लेनी है जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट में मेन बात ये आ गई, एक तो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में है ये क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। और कोलोइडल पार्टिकल्स लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है एक तरह से। तो ये लिखना है आपने, एक तो 2-3 बातें ये लिख लिया ना, साथ साथ में इसके एक्सप्लेन कर लेना कि डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, और ये क्या शो होगा, टिंडल इफेक्ट। और नेक्स्ट आ गया फॉग, मिस्ट एंड रेन। अब ये फॉग, मिस्ट, रेन जो होते हैं ये भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं बेटा। क्या होता है फॉग में, क्या होता है,
फोग में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ना, वो हम सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं किसके ऊपर, डस्ट पार्टिकल जो हमारे ईयर में बैठे होते हैं उनके ऊपर जम जाती हैं और पूरी ईयर में घूमना शुरू कर देती हैं। तो जिससे जब हम गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि लाइट जो है उनके थ्रू क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि वो लाइट को क्या करते हैं, उसकी रिफ्रैक्शन भी कर देते हैं और स्कैटरिंग भी करते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग हो जाएगी और रिफ्रैक्शन भी होगी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। तो इसलिए वो लाइट पहुंच ही नहीं पाती अपनी जगह पे, यानी रोड तक पहुंच नहीं पाती और बीच में ही इधर उधर बिखर जाती है, तो इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ये है बेटा। और फॉग मिस्ट एक ही बात होती है। रेन, रेन क्या होता है बेटा, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारी। रेन जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ हैं, ईयर में हैं। तो ईयर में ये कोलोइडल वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं और ईयर जो है ये डिस्पर्शन मीडियम है। और होता क्या है, जब दो अपोजिट, और एक और बात वो चार्ज वाली, हर कोलोइडल पार्टिकल पे कुछ ना कुछ चार्ज बनता है, तो वो याद रखना है। तो होता क्या है, जब दो कोलोइडल पार्टिकल्स जो अपोजिट चार्ज के होते हैं, यानी कि दो क्लाउड्स जो अपोजिट चार्ज के होते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होने से भार बढ़ता है ना बेटा, भार बढ़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा पानी। पानी नीचे गिरने का मतलब, क्लाउड का पानी नीचे गिरने का मतलब बारिश हो गई बेटा, ये है। और इसमें एक आर्टिफिशियल रेन का कंसेप्ट भी समझो, वो भी इसी पॉइंट में लिखा हुआ है। उसमें क्या होता है, कहता है जैसे क्लाउड्स हैं, अब क्लाउड्स कोलोइडल पार्टिकल हैं किस चीज़ के, वाटर इन एयर के। तो वो जो क्लाउड्स है ना, कहता है उन क्लाउड्स पे क्या होगा, उन पे स्प्रे करो आप, कहता उन क्लाउड्स पे स्प्रे कर दो इलेक्ट्रोलाइट का। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे कर दोगे ना उस पर, तो उससे क्या होगा, वो न्यूट्रल हो गए। फिर वही बात, वही स्टोरी बोलूँगा बेटा, न्यूट्रल हो गए तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे भार बढ़ेगा, वो पानी नीचे गिर जाएगा। पानी, क्लाउड्स का पानी नीचे गिरने का मतलब बारिश हो गई। तो ये आर्टिफिशियल होते हैं, पर क्यों, क्योंकि ये हमने स्प्रे करके करवाई, ये चीज़ है बेटा। तो देखो इसमें पढ़ भी लो, व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, एक पॉइंट टेम्परेचर है जिसको ड्यू पॉइंट कह दिया, द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंसेज ऑन द सर्फेस ऑफ दीज पार्टिकल्स। ये वही हो गया बेटा, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर मॉइस्चर बैठ जाएगा, फॉर्मिंग द फाइन ड्रॉपलेट्स, दीज ड्रॉपलेट्स बीइंग कोलोइडल इन नेचर। तो ये जो फॉग वाला होता है ये कोलोइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं। कंटिन्यू टू फ्लोट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ फॉग, मिस्ट और फॉग। तो वो फॉग या मिस्ट की फॉर्म में घूमते रहते हैं। अच्छा, क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या है, एरोसोल। अब एरोसोल याद कर लो पहले, एरोसोल किसको कहा था, उसको कहा था जिसमें डिस्पर्शन मीडियम गैस होती है, वो एरोसोल होते हैं। तो क्लाउड बिल्कुल एरोसोल हैं, क्योंकि वाटर इन गैस के, लिक्विड इन गैस एग्जाम्पल के, हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन इन द अपर एटमॉस्फेयर द कोलोइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज टिल दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है। अच्छा, ये मेन समटाइम्स से ही पढ़ो, समटाइम्स द रेनफॉल अकर्स व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड क्लाउड्स मेट, यानी जब दो अपोजिटिवली चार्ज्ड क्लाउड्स मिलते हैं तो वही जो मैंने समझाया, न्यूट्रल हो जाएंगे, भार बढ़ेगा, वो नीचे गिर जाएंगे। और ये किसका एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है बेटा साइड में, तो आपने भी लिख लेना है। ये म्यूचुअल कोगुलेशन का एग्जांपल हो गया। म्यूचुअल कोगुलेशन भी नोट्स में पढ़ाया था कि जब दो अपोजिट चार्ज सोल्स आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। और लास्ट आ गया, इट इज़ पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन by throwing electrified sand, spraying a soil carrying charge opposite to the one on clouds from an aeroplane। तो ये चीज़ आ गया बेटा कि अगर हम जो क्लाउड है, क्लाउड पे एक ऐसी स्प्रे, इसको यहाँ पे ये देखना बेटा, ये लिखा है जो आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रो क्या करना है, ये सैंड को, इलेक्ट्रीफाइड सैंड या स्प्रेइंग अ सोल कैरिंग चार्ज अपोजिट टू द वन ऑन द क्लाउड, यानी क्लाउड भी कोलोइडल पार्टिकल हो गया और उस पर सोल फेंकनी है अपोजिट चार्ज की, फिर ये म्यूचुअल कोगुलेशन का एग्जांपल हो गया। ध्यान दो, म्यूचुअल कोगुलेशन वहाँ होगा जहाँ दो अपोजिट चार्ज सोल्स को एक दूसरे से मीट करवाना है। तो कहता वही चीज़ है, क्लाउड न्यूट्रल हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी।